बच्चों, आज इतिहास के पाठ 9 मुगल दरबार के अंतर्गत फिर आप लोगों के बीच किसी अन्य विषय बिंदु पर चर्चा के लिए हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन चलने वाली क्लासेस और उसी चैप्टर से उन्हीं बिंदुओं पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होगा, विषय वस्तु को समझने में सहायक होगा और आपको पाठ को विषय बिंदुओं को समझने में मदद मिलेगी। इसी पाठ के अंतर्गत आज हम लोग मुगल दरबार के दूसरे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें प्रमुख हैं मुगल शासन के अंतर्गत राजधानियां जो परिवर्तित होती रहीं और मुगल दरबार, उसकी गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी रवायत, उसकी शान और शौकत, फिर उस शासन के अधीन शाही परिवार की व्यवस्थाएं, उसकी शान और शौकत, उसका रखरखाव, पदवियां और भेंट जो चढ़ाया जाता था राज्याभिषेक और अन्य उपसरों पर, उसका उल्लेख, शाही नौकर शाही व्यवस्था और फिर अभिजात वर्ग जो शासन कार्य में किस तरह से सहायक होते थे, इन सब विषयों पर बात करेंगे। शुरुआती अन्य विषयों पे चर्चा हो चुकी है, तो आज हम मुगल काल में परिवर्तित हो रहे राजधानियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। 1526 में जब बाबर सत्ता पे आसीन हुआ, मुगल काल की स्थापना हुई, तो उस समय आगरा से शासन किया जाता था, आगरा राजधानी होती थी। लेकिन पहले जैसा आप लोगों को बताया कि बाबर के मरणोपरांत हुमायूं सत्ता पे आता है और फिर हुमायूं को शेरशाह सूरी यहां से खदेड़ देता है, उसको भारत छोड़कर भागना पड़ता है। फिर 1540 से लेकर 1555 तक सूरी वंश का शासक होता है। तो उस समय शेरशाह सूरी दिल्ली से शासन करते हैं। पुराना किला का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं दोनों तरफ,
वो शेर शाह के शासनकाल के अवशेष हैं। लेकिन 1555 में फिर बाबर के वंशज, उसका पुत्र हुमायूं हिंदुस्तान पे काबिज हो जाता है और अगले वर्ष ही उसका देहांत हो जाता है। फिर उसका पुत्र अकबर जो 13 वर्ष का होता है, बैरम खां के संरक्षण में वो शासक बनता है और आगरा से ही शासन शुरू करते हैं। 1560 में आगरे का किला बनवाता है अकबर, लेकिन 1570 में आगरा से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी को वो अपनी राजधानी चुनता है और फतेहपुर सीकरी से वो शासन करना शुरू कर देता है। वहां पर किले का निर्माण होता है, बहुत सारी इमारतें बनती हैं, राजकाज की पूरी व्यवस्था है और फतेहपुर सीकरी से अकबर का विशेष लगाव होता है कि शेख सलीम चिश्ती का मजार वहां होता है, उससे वो बहुत प्रभावित होते हैं और वहां पर वो अनेक निर्माण करते हैं, जिसमें सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण है, बुलंद दरवाजा का निर्माण है, महारानियों की के महलों का निर्माण है और अन्य निर्माण वहां पर होता है। लेकिन फिर कुछ वर्षों के लिए वो राजधानी को हस्तांतरित करके लाहौर ले जाते हैं। 1585 के आसपास में लाहौर से शासन किया जाता है। पश्चिमी सीमा पे होने वाले उथल पुथल, दुश्मनों के आक्रमण और अस्थायित्व के लिए लाहौर से शासन करते हैं। वहां उस समय के बहुत सारी मस्जिदें, किले और अन्य इमारतें लाहौर में भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर अकबर के मरणोपरांत जहांगीर, फिर जहांगीर का पुत्र शाहजहां, वो एक बार फिर राजधानी को परिवर्तित करते हैं और 1640 के आसपास में वो एक नया शहर बसाते हैं, शाहजहानाबाद। और 1640 से 48-50 के बीच में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाते हैं। शाहजहानाबाद जो आज की पुरानी दिल्ली है और उसके आसपास की जो इमारतें हैं, लाल किला हो, जामा मस्जिद हो, चांदनी चौक हो, और इस क्षेत्र में अनेक उस समय की इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कुछ मस्जिदें मिलेंगी, कुछ सराय मिलेंगे और अन्य प्रकार की और मुगल कालीन इमारत मिलेंगी। यानी शाहजहां ने शाहजहानाबाद को बसाया पूर्ण रूपेण और भव्य लाल किला का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और उस समय में अनेक इमारतें बनी। ये मुगल काल के
बदलते राजधानियों का संक्षिप्त विवरण है कि किस तरह से आगरा से फतेहपुर सीकरी, फिर लाहौर, फिर दिल्ली और फिर दिल्ली ही में रहा और 1857 में अंतिम शासक जो लाल किला में बहादुर शाह जफर, जो 1857 के विद्रोह का अगुवाई करता है, फिर अंग्रेजों द्वारा बंधक बनाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस काल में मुगल काल पूर्ण रूपेण स्थापित हो चुका था और मुगल काल में जो व्यवस्था थी, जो तौर तरीका था, जो शासन करने का तरीका था, शासन का केंद्र बिंदु कैसे था, किस तरह से वहां राजकीय व्यवस्था स्थापित थी, इसको समझने के लिए मुगल राज दरबार का जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको समझना बहुत जरूरी है। शक्ति का केंद्र शहंशाह होते थे और राज दरबार में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरह के आयोजन को भी देखने को मिलता था लोगों को। आमतौर पर राज दरबार में दिवाली पर, शबे बारात पर, होली के अवसरों पर और राज्याभिषेक के वर्षगांठ पर पूरे राज दरबार को सजाया जाता था और उसकी गरिमा प्रतिष्ठा को चार चांद लगाया जाता था। और इस अवसर पर राजा अपनी जनता को झरोखा दर्शन भी देते थे। शहर की जनता झरोखा के सामने इकट्ठा होती थी और राजा उसका अभिवादन लेते थे। यह भी परंपरा देखने को मिली है। राज दरबार में जो व्यवस्था थी वो पूर्ण रूपेण नियम कायदों से बधी हुई व्यवस्था थी। कोई भी व्यक्ति राजा के दरबार में मन के मुताबिक नहीं आ जा सकता था। उन नियमों को पूरी तरह से लागू किया जाता था। राजकाज के जुड़े हुए लोगों को जो पदवियां मिली हुई थी, जो प्रतिष्ठा मिला हुआ होता था, जो उपाधियां मिली होती थी, उसके अनुसार राजा के दरबार में उसकी उपस्थिति होती थी। और राजा दीवाने आम में आम लोगों के साथ उनकी शिकायतों को सुनता था और दीवाने खास में अपने विभिन्न सलाहकार, मंत्री परिषद के सदस्य और राजकाज से जुड़े हुए अधिकारी से विचार विमर्श करते थे, रणनीतियां बनाते थे,
दीवाने खास में अपने प्रमुख सलाहकार से वो चर्चा करते थे। राज दरबार में आने का लोगों को अभिवादन करने का, लोगों के साथ मिलने जुलने का तरीका बनाया हुआ था, जिसमें राजा के सामने आने के बाद उसको दरबार में किस तरह से सलामी देनी है। 4 सलाम की परंपरा थी, जमी बोस की परंपरा थी, सिर झुकाकर अभिवादन किया जाता था और विभिन्न समय में अलग अलग ढंग से अभिवादन का तरीका देखने को मिलता है। सिजदा भी किया जाता था, दंडवत भी किया जाता था, जमी बोसी होती थी, जमीन को चूम के होता था, झुककर भी सलाम करते थे, बाएं हाथ को अपने छाती में लगाकर। तो ये तरीके, ये सारी व्यवस्थाएं दरबार में विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग ढंग से होती थी और उसी के अनुरूप दरबार में लोगों को आने की स्वतंत्रता होती थी। अपने मन से कोई व्यक्ति दरबार में कहीं बैठ नहीं सकता था। उसके मनसब, उसका पद, उसके ओहदे, उसकी दर्जा के हिसाब से उसके बैठने की जगह सुनिश्चित थी और उसका पूरी तरह से पालन किया जाता था। राजा के दरबार में बाहर से आने वाले मनसबदार और अन्य पदवी धारण किए हुए लोग वो खाली हाथ नहीं आते थे। वो अपने साथ राजा के दरबार में उपहार लेकर आते थे। राजा को खुश करने की कोशिश करते थे कि हमारे उपहार से, हमारे भेंट से राजा खुश हो। वो बहुत बहुत मूल्य होता था। कोई भी मनसबदार या कोई भी व्यक्ति जो विभिन्न पदों पर, ओहदों पर आसीन हैं, राजा के सामने खाली हाथ नहीं आ सकता था। राजा भी इनको विभिन्न अवसरों पर पदवियों से और उपहारों से सुसज्जित करते थे। उसमें एक था जामा। राजा खुश होकर अपने किसी सलाहकार को, मनसबदार को, लोगों को वो जामा, जिसे खिल्लत कहा जाता था, भेंट देते थे। वो एक बादशाह द्वारा पहना हुआ विशेष कपड़ा था, होता था, जामा होता था, जिसको वो पहनते थे और इसको मिलने वाले को राजा का विशेष आशीर्वाद स्वरूप लोग मानते थे। एक सराप्पा होता था जो सर से पांव तक ढका होता था।
इनमें जामा भी होता था, पगड़ी भी होता था, पटका भी होता था, रत्न जनित पगड़ी होती थी जिसमें हीरे जवाहरात जुड़े हुए होते थे, बहुत महत्वपूर्ण होता था। इस तरह की भी बात कही जाती है। तो राजा विभिन्न अवसरों पर इस तरह के भेंट भी देता था, ऐसा भी देखने को मिला है। इसके साथ साथ राजा का जो शाही परिवार था, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। शाही परिवार में कौन कौन लोग होते थे, उसका क्या क्या दर्जा होता था। शाही परिवार को हरम कहा जाता था। हरम का अर्थ होता है पवित्र स्थान, पवित्र जगह। फारसी से निकला हुआ यह शब्द है जो मुगल शाही परिवारों के लिए प्रयोग में आता था। जिसमें बेगम जो रानी होती थी, और इनका दर्जा शाही परिवार में बहुत सर्वश्रेष्ठ होता था। और शाही परिवार में जन्म लेने वाली मुगल परिवार में जो जिसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ हो, उसको उच्च स्थान दिया जाता था। एक होती थी अगहा, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ। राजा महाराजा जो सर्वश्रेष्ठ उस समय, वैसी उपपत्नियों को, राजमहल में रहने वाली रानियों को अगहा कहा जाता था। और एक प्रकार था उपपत्नियों में अगाचा, जो सबसे निम्न स्तर की होती थी। इनका दर्जा सबसे नीचा होता था। उस समय जैसे आपको मालूम होगा कि राजतंत्र में, राज्यकाल में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित थी। एक राजा के पास कई कई रानियां होती थी। तो उन्हीं में बेगम, अगहा और अगाचा के बारे में मैंने बताया है कि बेगम कौन होती थी, अगहा कौन होती थी, और सबसे नीचे स्तर की जो होती थी वो अगाचा होती थी। राजा इन स्त्रियों से शादी करके बहुत उपहार दे दे कर लाता था।
और बहुत ऐसी स्त्रियां थी जिसको उसके दर्जा के हिसाब से, पद के अनुसार राजा उसको वेतन पैसे देते थे, जो वो उपपत्नियों के रूप में रहती थी। लेकिन राजा उसके दर्जा को बढ़ाते भी थे। अगचा और अगाहा ये दोनों बेगम के भी दर्जा में आ सकते थे। राजा से अधिक प्रेम होने के कारण, राजा के पुत्र की संतान होने के कारण हो सकता है कि उसकी स्थिति में सुधार आ गया, उसके दर्जे में। इसके अलावा बहुत सारे गुलाम, स्त्री और पुरुष भी राज दरबार में होते थे, जिसका काम होता था राजा, रानी और राज्य से जुड़े हुए लोगों की सेवा शुश्रूषा करना, जिसमें बहुत गुलाम कहा जाता था, दास होते थे। उसका काम होता था रानी, महारानी, राज दरबार शासन से जुड़े हुए लोगों की सेवा करना। और जिसे हिजड़े का भी जिक्र आया है, जो राजमहल में महारानियों की, राजकाज से जुड़े हुए लोगों की पत्नियों की, उपपत्नियों की, महिलाओं की वो सेवा करते थे। वो उसके रक्षक होते थे। वो व्यापार करने वाली महिलाओं के एजेंट भी होते थे। इस तरह के भी, और ये सब उल्लेख आपको गुलबदन बेगम द्वारा लिखित हुमायूं नामा में ये सब उल्लेख मिलता है, जिसमें आपको मुगल दरबार में नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी, शाहजहां की पुत्री जहां आरा, रोशन आरा के बारे में आपने सुना होगा। जहां आरा, रोशन आरा जो शाहजहां की पुत्री थी, इसको वार्षिक आय होता था। कई मनसबदार इनको डायरेक्ट राजस्व देते थे। जहां आरा के अधीन में सूरत का बंदरगाह से होने वाली आमदनी उसके पास आती थी। बहुत सारे संसाधनों पर इनका नियंत्रण होता था। और दिल्ली का जो चांदनी चौक है, ये शाहजहां की पुत्री जहां आरा के दिशा निर्देश और उसके इच्छा अनुसार बनाया गया था, ये भी देखने को मिला है। और शाही जो शान और शौकत परिवारों का होता था, वो देखने को मिलेगा। उसमें दारा सिकोह के शादी का एक चित्र उस समय के राजकीय शान और शौकत, वैभव और सुंदरता को दर्शाया गया है। ये चित्र उस समय आज की तरह फोटोग्राफी नहीं थी। ये जो हम दिखा रहे हैं, ये उस समय जो चित्रकार होते थे, जिसके बारे में पहले बताया गया था, जो अकबरनामा लिखा गया, हुमायूं नामा लिखा गया, उसमें जो शाही किताब खाने में जो चित्रकार होते थे, उस समय के विभिन्न घटनाओं का जो चित्रण करते थे, उसके हाथों से उल्लेखित ये चित्र है। और ये दारा सिकोह जो शाहजहां का सबसे काबिल पुत्र था, उसके शादी का ये चित्र है। ये शाही शादी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस समय में दारा सिकोह की शादी में, जो 1633 में हुआ था,
यह आपकी किताब में भी है, 240 पेज पे आप देखिएगा। लगभग 32 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसमें आधा खर्च शाही खजाने से हुआ था और आधा खर्च जहां आरा मुमताज महल ने खर्च किया था, जो शाहजहां की पत्नी थी। तो इसको देखने के बाद उस समय के में प्रचलित शान शौकत को देखा जा सकता है कि किस तरह से मुगल काल में शाही शान शौकत होता था। ये भी देखिए, शादी का चित्र है। तो ये राज दरबार का चित्र है। तो इस तरह से पता चलता है कि उस समय में जो व्यवस्थाएं थीं मुगल काल में, वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की थी, जिसके बारे में विभिन्न किताबों में, इतिवृत्तों में आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा चर्चा हम लोग करें कि उस समय में जो प्रशासन व्यवस्था थी, राजशाही नौकरशाही व्यवस्था थी, उसको समझने की जरूरत है कि किस तरह से उस समय में राजकाज चलता था, किस तरह से व्यवस्था कायम होती थी, किस तरह से शासन चलाया जाता था। उस समय में जो प्रमुख अधिकारी होते थे, दीवाने आला, सदरुस सुदूर, मीर बख्शी, मुख काजी आदि। प्रांतों में दीवान, बख्शी आदि नियुक्त किए जाते थे। प्रांत का मुखिया सूबेदार होता था, जिसका संबंध सीधा बादशाह से होता था, बादशाह के सीधे नियंत्रण में होता था, और प्रत्येक सूबे को कई भागों में विभाजित किया जाता था, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से शासन करने में मददगार साबित होते थे। उस समय में जो मनसबदार होते थे,
जो उस समय ओहदा दिया जाता था वो जात और सवार ओहदा होता था। जात का तात्पर्य होता था मनसबदारों के पद से, जिसको जितने जात का ओहदा मिलता था वो उतना बड़ा अधिकारी होता था, मनसबदार होता था। और सवार सूचक होता था कि उसके अधीन कितने घुड़सवार रखे जा सकते थे। उसकी व्यवस्था होती थी। एक तैनाते रकाब भी होता था, जो एक सुरक्षित दल होता था, जो प्रांत या सैन्य अभियान के लिए नियुक्त किया जाता था। बादशाह के प्रति दिन रात उत्तरदायी होता था। कभी भी बादशाह के दिशा निर्देश पर वो कूच कर जाता था। तो सरकार की सीमाएं होती थी, फौजदारी व्यवस्था होती थी, उसके अधीन घुड़सवार फौज तोपची हुआ करते थे। परगना में क्षेत्र विभाजित होता था। परगना के स्थानीय प्रशासक होते थे। जिसमें बहुत सारे वंशानुगत भी होते थे। और इसके साथ साथ लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक, लिपिक और अन्य छोटे मोटे अधिकारी इन व्यवस्थाओं को आगे लेकर चलते थे। तो इस तरह से हम प्रशासनिक ढांचा को समझ सकते हैं। एक जो अभिजात वर्ग था, इसको भी समझना जरूरी है। मुगल काल में अभिजात वर्ग किसे कहा जाता है और ये कौन होते थे, इसको ये अभिजात वर्ग जो उस समय के राजकाज से जुड़े हुए, शासन के अधीन लोग, जो राजा की मदद करते थे, शासन व्यवस्था में उसकी भागीदारी होती थी। और अभिजात वर्ग जो निर्जातीय और धार्मिक समूह होता था, इसमें अरब, ईरानी, तुर्की, ताजिक, कुर्द, ततार, रूसी, अबिसिनियाई, मिस्र, इराक, ईरान, खुरसान, तुरान के लोग शाही दरबार में इसे विभिन्न जिम्मेदारियों पर आसीन किया जाता था। इसके साथ साथ अकबर और शाहजहां के औरंगजेब के जमाने में देखा गया है कि भारतीय राजपूतों को और अन्य व्यक्तियों को भी राजा उच्च स्थानों पर आसीन करता था। जो शासन में भागीदार होता था
और ये जो अभिजात वर्ग के लोग थे, ये उच्च पदों पर आसीन होते थे, इनको मुख्य जिम्मेदारी दी जाती थी और ये शासन में अपनी भागीदारी निभाते थे। इन्हीं को शासन से जुड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है। शाहजहां काल में ईरानी को महत्व दिया जाता था, औरंगजेब के जमाने में विभिन्न पदों पर राजपूतों की हुई जिम्मेदारी हुई है, मुगलों को भी, जहांगीर के जमाने में भी। तो इस तरह से मुगल काल में अभिजात वर्ग की राजकीय शासन व्यवस्था में बड़ी उल्लेखनीय भूमिका रही है। तो फिर रिकैप में एक बार करूं कि आज मुगल राजधानी, शाही परिवार, शाही प्रशासनिक ढांचा और अभिजात वर्ग के बारे में कुछ बातें हुई जो इस चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन विषयों को आप एक बार किताब में जरूर पढ़िए और अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो इस तरह से आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर एक बार आप किताब पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये बातें और स्पष्ट ढंग से समझ में आएंगी, और ऑनलाइन क्लास चल रहा है उससे और स्पष्टता होती है। और उसके बाद भी किसी तरह का कोई संशय हो तो आप डायरेक्ट संपर्क करके अपने संशय को दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखना है, मेहनत करना है और जी जान से पढ़ाई करनी है ताकि परिणाम अच्छे आ सकें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।